स्टूडेंट, आज हम लोग डीबीएमएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा ईआर मॉडल। उसके पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस को हम क्यों पढ़ते हैं। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटा क्या होता है? डाटा इज अ इंफॉर्मेशन विच हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग। डाटा एक तथ्य या जानकारी है जिसका कुछ अपना मतलब होता है। डाटा कई फॉर्म में होता है, जैसे इमेज फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। ये सब कुछ क्या है? हमारा डेटा है। इनको हम कहीं ना कहीं अपने डाटाबेस में स्टोर करते हैं क्योंकि कभी ना कभी हम इनको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। जब भी हम कंप्यूटर साइंस की कोई भी क्लास या कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं तो वहां पे हमें इन सब्जेक्ट से होके जाना पड़ता है। तो ये डीबीएमएस एक इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इंफॉर्मेशन का एरा है और यहाँ पे जानकारियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जानकारियों को हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे हम उनको रिट्राइव करते हैं, इस तरह की जो भी जानकारियां होती हैं हम वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो चीजें जरूर होती है, एक फ्रंट एंड और दूसरा हमारा बैक एंड। बैक एंड हमारा क्या कहलाता है? डाटाबेस, जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है ये सिंपल। हमने आपको डाटाबेस का इंट्रोडक्शन कराया है जहां पे हम डाटाबेस का क्या इंपॉर्टेंट है, डाटा को हम क्यों रखते हैं और डाटा को हम कैसे स्टोर करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम डाटाबेस को डिजाइन कैसे करते हैं। आपने ये जान लिया कि डाटाबेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस में हम कोई भी वैल्यू या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं क्योंकि भविष्य में उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर आप उस डाटा को प्राप्त करना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। पहले भी डाटाबेस होता था, पहले हम रिकॉर्ड या फाइल में डाटा को स्टोर करते थे, बट वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि हम डाटा को बहुत दिनों तक सेव करके नहीं रख पाते थे। तो ये कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट आया जहां पे हम डाटा को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं और कहीं पे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आया जहां पे हम डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और डाटा को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी में हम आपसे आज बात करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल बेसिकली आप डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हो। ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जहां पे हम डाटा को डिजाइन करते हैं। एक ये जो ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए होता है क्योंकि डाटा लार्ज स्केल में होता है, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उनको डिजाइन करना, उनको बनाना काफी डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि जब भी हम डाटाबेस को बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उनका डिजाइन तैयार करते हैं क्योंकि बिना डिजाइन के उसका एक फॉर्मेट और एक जो एक्चुअल व्यू होता है वो हम नहीं दे सकते। जिस तरह से अपन घर बनवाने के लिए, घर बनाने के लिए अगर आपको कोई होम तैयार करना है उसके लिए आप मैप तैयार करते हो, उसी तरह से हम जब भी कोई भी डाटाबेस तैयार करेंगे, डाटाबेस को डिजाइन बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या तैयार कर लेते हैं? ईआर मॉडल, जिससे कि हम आसानी से डाटाबेस को बना सकें और हमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये एंटिटी क्या है हमारा? एंटिटी रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है। Entity is a real world object.
एंटिटी क्या है? एक रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम जिस नाम से जानते हैं। और हम कह सकते हैं कि एंटिटी वो है जो हम जो भी इंफॉर्मेशन हम डाटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं वो सारी एंटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो स्टूडेंट क्या है? हमारा यहाँ पे एंटिटी है। कार के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो कार क्या है? हमारा एक एंटिटी है। यहाँ पे अगर हमें पर्सन के बारे में स्टोर करना है जानकारी, तो वो भी क्या है? हमारा एक एंटिटी है। तो अगर हम बात करें डायग्राम के बारे में, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है जहां पे स्टूडेंट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह एंटिटी क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट है। और एंटिटी हमारी क्या है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट से संबंधित हम सारी जानकारी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है। इस तरह की जितनी भी जानकारियां होंगी वो सारी जानकारियां हम स्टूडेंट नाम के एंटिटी पे स्टोर करेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको ये समझ में आया? ये एंटिटी रियल वर्ल्ड में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी। मतलब जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी को स्टोर करना है वो क्या कहलाते हैं? हमारी एंटिटी। क्योंकि डाटाबेस में हम किसी भी एंटिटी के माध्यम से सारे एट्रीब्यूट को हम स्टोर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? एक से ज्यादा एंटिटीज को जोड़ना। मतलब हमारे पास जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट है, तो उसका एक कोर्स नाम की एंटिटी से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। कहने का मतलब दो या दो से अधिक एंटिटीज को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा? रिलेशनशिप। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। चलिए हम बात करते हैं एट्रीब्यूट। हमने एंटिटी को जान लिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। किसी की प्रॉपर्टीज या उसकी विशेषताएं क्या कहलाती हैं? हमारी एंटिटी, सॉरी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। मतलब एंटिटी की जो स्टैंड्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स। ये स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स के कई सारे टाइप्स हैं। आज हम लोग उस टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो टाइप्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आया? जो प्रॉपर्टीज अथवा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंटिटी की, वो सारी क्या कहलाती हैं? एंटिटी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तीसरा है हमारा सिंगल एट्रीब्यूट, फोर्थ है हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, derived एट्रीब्यूट, और लास्ट वन हमारा होता है नल एट्रीब्यूट।
ये 6 तरह के हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट है सिंपल एट्रीब्यूट, दूसरा है कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट और नल वैल्यू एट्रीब्यूट। ये इतने तरह के हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। मतलब हम उसको इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स के रूप में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एज है, अगर हमने टेबल में डाटा को स्टोर किया तो जब भी हम एज को स्टोर करेंगे तो एज को हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। किसी की एज होगी तो वो सिंगल होगी, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाएगा, सिंपल एट्रीब्यूट। दूसरा है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट इसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि एड्रेस किसी भी स्टूडेंट नाम की एंटिटी का एक एट्रीब्यूट है, तो एड्रेस को हम कुछ भागों में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो वो जैसे पार्ट, अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में हमारा क्या आएगा, सिटी नेम, सिटी नेम हो गया, सिटी नेम और होम नंबर और बहुत तरह की जानकारी हो सकती है। जैसे अगर हम नाम की बात करें कि नाम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, नेम यहाँ पे क्या है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो नेम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नेम में फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है और लास्ट नेम हो सकता है। इस तरह से ये जो नेम है हमारा एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब हम नेम को कई पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। जो नेक्स्ट हमारा है सिंगल एट्रीब्यूट। जिस मान लीजिए हमारे पास एक एंटिटी है जो कि मतलब उसको हम सिंगल वैल्यू ही ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एज है, एज को हम डबल नहीं ले सकते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, सिंगल वैल्यू हो सकती है। मतलब एज को हम दो वैल्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, तो वो एक तरह से हमारा क्या है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट नाम की हमारे पास एंटिटी है, तो वहां पे एक स्टूडेंट के कई सारे मोबाइल नंबर होते हैं, तो वो हमारा क्या है, एक स्टूडेंट की जो मोबाइल नंबर के वैल्यू हुआ है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, मतलब मल्टी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो वहां पे हम उसको बोल सकते हैं, जो ये एंटिटी है स्टूडेंट नाम की, वहां पे जो मोबाइल नंबर की वैल्यू है वो 2 है, किसी स्टूडेंट के 2 मोबाइल एट्रीब्यूट हो, यानी कि वहां से निकले। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ बताया, तो वहां से आप उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं या बर्थ डेट पता कर सकते हैं कि वो कितने ईयर का हो गया। तो इस तरह का जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट है नल वैल्यू एट्रीब्यूट। नल वैल्यू एट्रीब्यूट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का हम स्टूडेंट का डाटाबेस स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा हो कि किसी भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ना हो, किसी भी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ना हो, तो हम वहां पे बोल सकते हैं, तो उस जगह पे हम क्या स्टोर करेंगे, नल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पता हो गए, क्योंकि इसके बाद ही हम ईआर मॉडल को समझ सकते हैं। जब तक कि आपको इनके बारे में नहीं मालूम होगा तब तक हम ईआर मॉडल तैयार नहीं कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूं, सिंपल एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, जैसे कि हमारा एज। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है, कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने एड्रेस की बात की, नेम की बात की, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर हमने हमारा सिंगल एट्रीब्यूट, जहां पे केवल सिंगल वैल्यू वेरी करे, मतलब हम सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि एज हो गया। फिर हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की, कैन बी
कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर एंटिटी, जैसे कि हमने फोन नंबर्स की बात की, स्टूडेंट नाम के एंटिटी में एक व्यक्ति के कई सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो वो क्या है हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स में हमने डिस्कस किया कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होता है वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फिर हमने बात किया नल वैल्यू एट्रीब्यूट which has not any value for an entity, मतलब किसी भी एंटिटी के लिए वहां पे कोई भी वैल्यू ना हो, जैसे कि हमने बात किया कि किसी भी स्टूडेंट के वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं और वहां पे ऐसा हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी मोबाइल नंबर या कांटेक्ट ना हो, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नल वैल्यू एट्रीब्यूट। चलिए तो आज हम ईआर डायग्राम के बारे में देखते हैं कि इनके लिए हम क्या क्या सैंपल्स यूज करते हैं, ईआर मॉडल डिजाइन करने के लिए हम क्या क्या सैंपल्स का यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सैंपल देखते हैं कि हम ईआर डायग्राम बनाने के लिए क्या सैंपल्स यूज करते हैं, उनका क्या मतलब होता है। जब भी हम ईआर मॉडल में एंटिटी को शो करेंगे, एंटिटी को दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल से। तो हम यहाँ पे ईआर मॉडल को देख के ही बता सकते हैं कि वो किसका शेप है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हमें किसी एंटिटी को अपने ईआर मॉडल में शो करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल शेप का। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये एक एंटिटी है। फिर सेकंड सेकंड जो हमारा सैंपल है वो भी एक एंटिटी को दिखा रहा है, बट जब भी हम डबल रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे तो वहां पे हम ये बता सकते हैं कि ये भी एक एंटिटी, बट जब भी हम डबल रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे तो वहां पे हम ये बता सकते हैं कि ये भी एक एंटिटी है, बट किस प्रकार की एंटिटी है, तो ये हमारा क्या है, बी की एंटिटी। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीक एंटिटी है। जब भी हम एट्रीब्यूट को शो करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवल शेप का। जब भी हम किसी भी एट्रीब्यूट को दिखाएंगे तो हम ओवल शेप का यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट। जब भी हम एट्रीब्यूट को दिखाएंगे तो ओवल शेप का यूज करेंगे। फिर अगर हमें मल्टी वैल्यूड को दिखाना है तो हम उसको डबल ओवल से दिखाएंगे। तो ये क्या हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर अगर कोई सैंपल, ये हमारा सैंपल है, जब भी हम रिलेशनशिप को दिखाएंगे तो उसके लिए हमें डायमंड शेप का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई भी है तो हम उसको समझ जाएंगे कि वो मॉडल क्या है, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट। रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ईआर डायग्राम में हम किसका यूज करते हैं, डायमंड शेप। फिर इसके बाद हम इस तरह का जो हमारा डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वीक रिलेशन। ये हमारा क्या है, वीक रिलेशन। ये हमारा किसको दिखाता है, वीक रिलेशनशिप। फिर डेराइव्ड एट्रीब्यूट को हमें दिखाना है तो हम उसको कुछ इस तरह, ये हमारा किसको दिखा रहा है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। फिर अगर हमें कंपोजिट को दिखाना है, कंपोजिट एट्रीब्यूट को, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारा कुछ इस तरह, ये हमारा किसको दिखा रहा है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट, तो जब भी हम ईआर मॉडल्स का यूज करेंगे तो इन सारे डायग्राम्स को अपने दिमाग में रखेंगे, तब
आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। जब भी हम डाटाबेस को डिजाइन करेंगे तो सबसे बड़ा क्रिटिकल केस ये होता है कि हम उसको डिजाइन कैसे करें। तो अगर हमने ईआर मॉडल तैयार करके रखा है तो हम आसानी से उनको बना सकते हैं। जैसे कि हमें बैंक का डाटाबेस बनाना है, आप लोग देखते होंगे जीमेल का डाटाबेस है, फेसबुक का डाटाबेस है, हर चीज डाटाबेस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो मेमोरी में डाटाबेस में स्टोर होता है। तो उनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले उनका ईआर मॉडल तैयार करना पड़ता है। तो इसी डायग्राम के माध्यम से वो ईआर मॉडल तैयार किए जाते हैं। तो हम ईआर मॉडल्स में कैसे जैसे हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल एक टेबल वन है, दूसरी टेबल टेबल वन टेबल टू। तो यहाँ पे हम टेबल में आपको पता है कि डाटाबेस में जो वैल्यू स्टोर होती है वो रो और कॉलम्स में एक टेबल के फॉर्मेट में होती है। जब भी हम वैल्यू को स्टोर करेंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड व्यू में दिखाएंगे, और जब भी हम डाटाबेस में वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं टेबल में स्टोर होती है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड व्यू होता है। तो ये जो टेबल्स इन टेबल्स में वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम ईआर मॉडल का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो एंटिटी है, एक स्टूडेंट है और हमने दूसरी एंटिटी की बात की थी एक कोर्स, ठीक है। तो इनको हम एक रिलेशन के थ्रू दिखाएंगे। कोई भी स्टूडेंट होगा वो किसी न किसी कोर्स में जरूर एडमिट होगा, एक स्टूडेंट किसी कोर्स से डिपेंड होगा। कोर्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कोर्स आईडी, सीआईडी हो गया, कोर्स का नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट की आईडी होगी। इस तरह की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हम स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी टेबल है स्टूडेंट, एंटिटी को हम टेबल के नाम से दिखाएंगे, और यहाँ पे जो ये दूसरी एंटिटी है वो हमारी किसकी है, कोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का डाटाबेस स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया, हमने एट्रीब्यूट्स का नेम यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, फिर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस। अगर हमने ईआर डायग्राम बनाया है तो हम आसानी से डाटाबेस को बना सकते हैं, आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ठीक है, और बहुत सारी कोर्स की हम इंफॉर्मेशन आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप डाटाबेस आसानी से तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईआर मॉडल। अगर आपको ईआर मॉडल बनाना आता है तो आप आसानी से डाटाबेस को बना सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो रिलेशन होता है वो कितने तरह का होता है, किस किस तरह से हम रिलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग में ही हमने एंटिटी के बारे में बात कर लिया, एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने आपको बताया, और अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा एंटिटी को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, रिलेशनशिप। जब दो एंटिटी आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक निर्माण है। जैसे यहाँ पे हमने बात किया, एक दो एंटिटी हमारे पास, एक स्टूडेंट है और दूसरा कोर्स है। तो ये जो स्टूडेंट की एंटिटी है और कोर्स की एंटिटी आपस में जुड़ रही है, क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो किसी ना किसी कोर्स में जरूर एडमिट होगा। तो जब वो एडमिट होगा तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा जिससे कि वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम बात करेंगे रिलेशनशिप के टाइप्स, कितने तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं। आपको पता हो गया कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप दो या दो से अधिक एंटिटीज को आपस में जोड़ना। चलिए हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में हमने बताया कि टू और मोर एंटिटीज को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, रिलेशनशिप। अब कितने तरह के रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप या टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी अपन बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी, आपस में ये जो रिलेशन होता है वो कितने तरह का होता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कनेक्टिविटी। पहला 1 to 1, दूसरा हमारा 1 to many, तीसरा many to 1, और चौथा हमारा होता है many to many। इतनी तरह के रिलेशनशिप की कनेक्टिविटी होती है। तो इस तरह से हम रिलेशंस की टाइप्स भी जान गए। अब इनको हम दिखाते कैसे हैं ईआर मॉडल्स के माध्यम से, ये भी हम छोटा सा देख लेते हैं। जहां पे भी अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कौन सा रिलेशन है, तो आप आसानी से बना सकते हो। वैसे वहां पे लिखा होगा कि जब भी एक एंटिटी दूसरे एक एंटिटी से जुड़ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 to 1 रिलेशन। ये हमारा क्या रिलेशनशिप कहलाएगा, 1 to 1 रिलेशन। जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से जुड़ रही है तो वहां पे हम उसको उस एंटिटी को क्या बोलेंगे, 1 to 1 रिलेशन। फिर अगर कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 to many रिलेशन। इस तरह का कुछ बना रहेगा डायग्राम, तो हम समझ जाएंगे कि वो 1 to many है। many to 1 को हम दिखाने के लिए इस तरह से हम यूज करेंगे। जब भी हम many to 1 को यूज करेंगे तो इस साइड many होगा, फिर इसके बाद रिलेशनशिप होगा, और इस साइड क्या होगा, 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, many to 1। फिर many को दिखाने के लिए हम इस तरह से सैंपल्स को यूज करेंगे। many रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं ईआर डायग्राम के माध्यम से। 1 to 1 में दो एंटिटी होंगी, यहाँ पे एक साइड पे एक एंटिटी और राइट साइड पे बहुत सारे एंटिटीज हो सकते हैं, तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, 1 to many। many to 1 में इधर मैनी एंटिटीज होंगी और उधर एक एंटिटी होगी, और ये हमारा क्या कहलाएगा, many एंटिटी। इनको हम टेबल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें 1 to 1 की, 1 to 1 में क्या होगा कि एक टेबल से एक ही स्टैंड से, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पी एंटिटी है, दूसरी यस एंटिटी, जहां पे P1 एट्रीब्यूट है, P2 एट्रीब्यूट है, सो ऑन Pn एट्रीब्यूट तक है, और यहाँ पे S1 S2 सो ऑन Sn। तो ये वन स्टैंड सिंगल स्टैंड से जुड़ रहे हैं, तो सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसीज होगी इन सबके बीच में। तो यही हमारा रिलेशन जो क्या कहलाएगा, 1 to 1 रिलेशन। फिर हम बात करें अगर 1 to many रिलेशनशिप की, तो 1 to many रिलेशनशिप में क्या होगा, एसएन के साथ भी हो, तो वो हमारा क्या रिलेशन क्या कहलाएगा, 1 to many रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से हम many to 1 का रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, और many to many में एक से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा many to many रिलेशनशिप। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट